नमस्कार बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीछे हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो किस काम आती है। और उसमें हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक दो पॉइंट और है, वो आपको मैं ओरली बता देता हूं कि एक उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई एक मेटल उसके सॉल्यूशन से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसके लिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं मैं, अगर अब जैसे देखते हैं हम Cu होगा जिंक प्लस CuSO4 इज इक्वल टू जिंक NSO4 प्लस Cu। मतलब इस जिंक ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इस जिंक ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को यहां निकालकर बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपको बताता हूं, 10वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्लास के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 एसिड एंड बेस में भी रिएक्शन है। एंड ये रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है तो इस रिएक्शन को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। समझ रहे हो आप? तो जो मेटल मोर एक्टिव होगी या मोर रिएक्टिव होगी, नॉर्मल सी बात है। आप दो बच्चे देख लो, एक तकड़ा है और एक कमजोर है मेरी तरह। तो जो तकड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे को मारकर गिरा सकता है। इसी प्रकार है, अगर जिंक या कोई भी मेटल हो, वो हमें रिएक्टिविटी, हम रिडक्शन पोटेंशियल से पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। ये हम रिएक्टिविटी सीरीज, जो सीरीज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, उससे हम पता कर सकते हैं। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा, अगर जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक्टिविटी या कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा ज्यादा एक्टिव है, ये हमें उस सीरीज से पता लगा सकते हैं। तो यहां पर जो जिंक होता है ना, जिंक वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है। तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट ओके? ठीक है। और अगली बात करता हूं मैं, बार बार पूछते हैं, ये भी एक 10th क्लास का टॉपिक है और ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे? जिंक है, जिंक की रिएक्शन में HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूं, क्या मिलता है? ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हमें यह पता करना है कि कौन कौन सी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो नॉर्मल सी बात है, वही फंडा है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कौन इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। तो इसके लिए एक सिंपल सा जो रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे आप, उसके बीच में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और हाइड्रोजन का हमें पता है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल 0 लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ये IUPAC ने हमें बताया है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो सारी की सारी मेटल हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर सकती है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमने सारी बातें देख ली कि हम रिएक्टिविटी सीरीज से क्या क्या पता कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज से मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता कर सकते हैं कि कोई मेटल रिड्यूसिंग नेचर की है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है, जो हमने पहली इसके बारे में पहला पॉइंट पढ़ा था। क्यों? उसमें मैंने बताया था आपको, निकल, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगी और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगी।
दूसरी, हम इससे ई नोड सेल निकाल सकते हैं। ई नोड सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। और दो पॉइंट्स भी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। तो अब ये टॉपिक शुरू करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड फ्री एनर्जी। पहले आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ मैंने आपको बताया था, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे ईएमएफ बोलते हैं। क्यों? एनोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बोलता है तू जा यहां से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हुए, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को रिपेल करेगा, और कैथोड बोलता है मेरे पास आ, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। तो ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? इट इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? अब बात करते हैं फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी है। फ्री एनर्जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आप 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक उठा के देखना और इस गिब्स फ्री एनर्जी को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, क्योंकि ये गिब्स फ्री एनर्जी बार बार आई भी है पीछे और आगे भी आएगी। आपको इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले मतलब यूज होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में, कि गिब्स फ्री एनर्जी किस किस को रिलेट कर सकती है। तो आप 11वीं क्लास की बुक उठाना और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में जाना, और वहां पे आपको फ्री एनर्जी का डिटेल डिस्कशन मिलेगी। तो आज का टॉपिक है हमें ईएमएफ और इस फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब जब 11वीं क्लास की बुक उठा के देखोगे, 11वीं क्लास की बुक उठाकर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? डेल जी होता है ना, वो डेल जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क मैक्सिमम। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है जो गिब्स फ्री एनर्जी का, वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डब्ल्यू मैक्सिमम। मतलब अगर कोई मैक्सिमम वर्क हो रहा है उसके आगे माइनस लगा दें तो वो डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और ये रिलेशन आपने वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये मेरे फील्ड में नहीं आता कि वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मेरे को, आप इस वर्क डन को मैं माइनस ऑफ डेल्टा जी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यों? ये माइनस इधर ले जाऊं मैं तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना मैंने डेल्टा जी पुट कर दिया। इज इट ओके और नॉट? अब देखो आप, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? एफ या कूलम बोल सकते हैं। यहां पे देखो कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और मैंने यहां एफ क्यों लिखा? इट इज ऑल्सो ए चार्ज यूनिट, ये भी एक चार्ज की यूनिट है बड़ी, मतलब 96,500 कूलम को हम एक फैराडे बोलते हैं। इसका मतलब है फैराडे। तो मैं चार्ज को फैराडे लिख सकता हूं, इज इट ओके? और पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूं? ई, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, ई, ई नोट, ई शेल, और गुणा में मैं लिख सकता हूं एन। एन का मतलब यहां पर क्या हो गया? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में चेंज हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर हुआ है, वो दिखा रहा हूं मैं। तो आप समझ सकते हो वर्क डन को मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल को ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? चलो एक बार और बताता हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वर्क मैक्सिमम। यहां पे डब्ल्यू मैक्स का मतलब है वर्क मैक्सिमम। तो यहां पर वर्क की जगह माइनस डेल्टा जी लिख सकता हूं मैं। अब बात करता हूं चार्ज। चार्ज फैराडे, फैराडे एक चार्ज की बड़ी यूनिट होती है।
96,500 कूलम को हम 1 फैराडे बोलते हैं। इज इट ओके? और पोटेंशियल डिफरेंस हम ई से ई नोट सेल, ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तब ई नोट बोलते हैं, और अगर विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो मैं ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है या नहीं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों की हेरफेर हुई है, दो। जैसे जिंक और कॉपर का एग्जांपल पढ़ते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो n इज इक्वल टू उस रिएक्शन के हिसाब से 2 आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? अगर ये एक बात बताओ मेरे को, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, अगर ये साइन माइनस का इधर ले जाऊं तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ का मतलब फैराडे विच इज यूनिट ऑफ चार्ज, ई का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अब बात करूं मैं डेल जी के ऊपर नोट लगा दिया तो मतलब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, प्रेशर 1 बार होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई के ऊपर भी नोट लगा दिया जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन होता है किसके बीच में, ईएमएफ और फ्री एनर्जी के बीच में। तो ये रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। चलो एक बात और बता देता हूं मैं, जो 1 फैराडे चार्ज होता है कितना होता है 96,500 कूलम। ये चार्ज किसके पास होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 96,500 कूलम होता है। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अप्रोक्सीमेट 6 10⁻23। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 96,500 आएगा। तो बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे हम 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक मजेदार है बच्चों और उतना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर जो अपना बोर्ड होता है वो क्वेश्चन उसका डेरिवेशन पूछ लेता है या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। नर्नेस्ट इक्वेशन, क्या नर्नेस्ट इक्वेशन? तो नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करें, इस नर्नेस्ट इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ये नर्नेस्ट इक्वेशन हमें बताती है टेम्परेचर के चेंज के साथ या फिर कंसंट्रेशन के चेंज के साथ ई सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ई सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? इसका डेरिवेशन समझते हैं। पर वही बात मैंने बोला था ना आपको कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है ना थर्मोडायनेमिक्स वाली, ये बार बार आपको सताएगी। इससे अच्छा जाकर आप पढ़ लो उसको, उसके फॉर्मूले देख लो। तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी ln क्यू। ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। डेल जी मतलब एनी टेम्परेचर टी पर डेल्टा जी होती है, वो किसके बराबर होती है? स्टैंडर्ड स्टेट पर प्लस में आर टी ln क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? इट इज ए रिएक्शन कोसेंट, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते कि मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ूंगा जाकर, अब मेरे को टाइम नहीं है या मेरे को समझ में नहीं आया, तो आपका काम है इस इक्वेशन को याद कर लो।
याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात मेरे को बताओ आप, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, धीरे धीरे देखते जाना आप। इज इट ओके? अब मैंने क्या चेंज किया, यहां पर मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दी और लॉग में बदल दिया। अगर ln को हम लॉग में बदलते हैं, अगर हमें ln को लॉग में बदल दें तो उसके साथ 2.303 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये ठीक है, देखते जाओ आप। डेल जी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, माइनस एन एफ ई। इट इज a relation between the free energy and cell potential या EMF। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू देता हूं माइनस एन एफ ई, और डेल जी नोट की जगह लिख सकता हूं माइनस एफ ई नोट। ठीक है, समझ में बच्चों, आर टी गुणा में 303 लोग क्यू। इस क्यू को भी समझना है हमें, ये क्यू क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को एनएफ से डिवाइड कर दूं, पूरी रिएक्शन को मैं एनएफ से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, या माइनस एनएफ देख लो आप, माइनस के साइन को भी खत्म कर देते हैं। डिवाइड किया, यहां पे भी डिवाइड होगा और यहां पे भी, तो इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल नहीं होता। तो अब क्या लिखूं मैं, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू अपॉन में एन एफ। ये माइनस बच्चों मैंने यहां पर यूज कर दिया, तो इट इज ए नॉर्मल इक्वेशन। समझ गए? अब इस log q के फंडे को समझते हैं, log q के फंडे को समझते हैं, log q को समझते हैं। इस नॉर्मल इक्वेशन को मिटा देते हैं और यहां से साइड में कर लेते हैं। एक रिएक्शन देखो आप, जिंक जो हमेशा यूज करते हैं रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। इसका आप के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो क्या करोगे, पढ़ा होगा आपने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है। तो ये के इक्विलिब्रियम तो वो होता है जिस पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। अगर हमें के इक्विलिब्रियम के अलावा कहीं पर भी हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना हो, क्यू निकालना हो, या आप समझ सकते हो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्यू, समझ सकते हो। ओनली समझाने के लिए बात बता रहा हूं आपको, जैसे आप के इक्विलिब्रियम निकालते हो ना, उस प्रकार आप क्यू निकाल सकते हो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विलिब्रियम क्यू ही होता है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। और आपको पता है कि जो प्योर सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन 1, जो प्योर सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। इज इट ओके और नॉट? तो यहां पर क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू ई नोट 2.303 आर टी लोग। ये मैंने 1 बोल दिया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन एन एफ।
बच्चों दिस इज ए नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आपको अब दिख गई होगी, पहले नहीं दिख रही थी आपको कि ये एक नर्नस्ट इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी। ठीक है, तो इसको समझते हैं पापा, इस नर्नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना समझते हैं। इसको ऐसे कैसा लिखे रहने दो। ये मैंने यहां पर नर्नस्ट इक्वेशन लिख दी। मैं एक एग्जांपल ले लूं, हाँ कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, Me2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M। ये सॉलिड बन गया बच्चों, ये एक्वस हो गया। अब आप बात बताओ मेरे को, इसका मेरे को E निकालना है, E निकालना है मेरे को, तो E नोट माइनस 2.303 है ना बच्चों, ये ऊपर वाले का है। ठीक है, RT अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पे 2F इज इक्वल टू log, आपको मैंने बोला था इसका K इक्विलिब्रियम निकालो आप, K इक्विलिब्रियम निकाला मैंने, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट सॉलिड है तो ये 1 हो गया, तो log में यहां पर क्या लिखूंगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव। इट इज ए नर्नस्ट इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन अप्लाई से ऐसे किया जाता है। तो बच्चों आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट है जो गैल्वेनिक सेल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ कंप्लीट में तो अगले सेशन में मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा और एक आधा न्यूमेरिकल भी आपको ट्राई करवाऊंगा, क्योंकि इस चीज पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगले सेशन में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और अब एक बात और, जो पिछली क्लास में बच्चे थे जिन्होंने अब 12वीं क्लास के पेपर दिए हैं, उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि अब मेरे ध्यान में आया आज कि उनका भी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ अब तक। तो आप मेरे को कोई स्पेसिफाई टॉपिक बता सकते हो जो आपके समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। भाई कोई जरूरी नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पैरेलल चलाएंगे, अगर आपको टॉपिक मेरे को समझाना पड़े तो मैं 5-7-10 मिनट की छोटी वीडियो बना के अच्छी से, जितनी मिनट में कम से कम समय में जो टॉपिक कवर कर सकते हैं वो हम एक और अलग वीडियो बना लेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक करवाना है। जिन बच्चों का भी पेपर हुआ नहीं है और जिनको पेपर अगली साल देना है वो तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्मूथली करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, और आपको मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रही है ये। तो बच्चों मेरे को आप जो भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मेरे को कमेंट करके बता दो, तो उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। और जो बच्चे अभी उनको 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर देना है वो भी अपनी कोई सी भी चैप्टर में कोई छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, हम आपके साथ हैं और उसे सोल्व जरूर कराएंगे। थैंक यू।